brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो काफ़ी पुरानी है, और पुरानी होने के बावजूद इस कहानी से जुड़ी बहुत छोटी सी छोटी बातें और माइन्यूट डिटेल्स मेरे पास हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि क्राइम की ये कहानी जो है आप लोगों को चौंकाएगी। और साथ ही पुराने समय में जब इतने संसाधन नहीं थे, जब इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन इस तरह से नहीं होता था, तब पुलिस कैसे छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर किसी गुनहगार तक पहुंचती थी। आज की कहानी को सुनकर आपको वो बात समझ में आएगी, आप उस बात को महसूस कर सकेंगे। ये बेसिकली दो कहानियां हैं। एक घटनाक्रम है एक शख्स के मर्डर का, और जो दूसरी कहानी है, दूसरा वाकया है, वो है एक लड़की के साथ रेप का, बलात्कार का। लेकिन शुरुआत इस कहानी की होती तो है मर्डर से, लेकिन मैं आज आपको जो इन्वेस्टिगेशन सुनाऊंगा उसका कनेक्शन उस मर्डर के अलावा उस रेप इंसिडेंट से जुड़ेगा, और हम रेप वाले इंसिडेंट का ही जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है हम आपको वो बताएंगे। मर्डर वाला जो मामला है उसकी तफ्तीश के बारे में रिसर्च करके मैं आपको फिर कभी उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन शुरुआत चूंकि मर्डर वाले मामले से ही हो रही है तो उस केस को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो आइए शुरुआत करते हैं। जनवरी 1996 की ये बात है, और शहर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक फॉरेन नेशनल यानी एक विदेशी नागरिक की लाश चंद्रा लेआउट इलाके में पड़ी हुई मिलती है। पुलिस को जानकारी मिलती है कि कोई विदेशी जो है उसकी हत्या हो गई है, चंद्रा लेआउट में लाश पड़ी है। तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि विदेशी आदमी की हत्या हो जाना अपने आप में समझिए एक इंटरनेशनल बात हो जाती है। अपने देश के नागरिक की हत्या तो जाहिर सी बात है, कोई हिंदुस्तान में रह रहा है तो अच्छी बुरी चीज़ें भी हिंदुस्तान के लोगों के साथ होंगी, हर जगह होती हैं। लेकिन कोई मेहमान आया हुआ है उसके साथ कुछ हो जाए तो बात बड़ी हो जाती है। तो जो पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस वहाँ फ़ौरन मौके पर पहुँची, बेंगलुरु की पुलिस, और ख़ासकर जेजे नगर की पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। और जेजे नगर की पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुँची चंद्रा लेआउट में, और वहाँ जाकर पुलिस ने देखा कि हाँ वाकई एक फॉरेन नेशनल की लाश तो पड़ी है, और लाश के पास ऐसा कोई बिलोंगिंग, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे उस मरने वाले आदमी की पहचान पता हो पाती। लेकिन जब उस बॉडी में जो कपड़े थे, उन कपड़ों की पुलिस ने अच्छी तरह से तलाशी ली, एक एक जेब पुलिस ने खंगाला, सर्च किया, तो पुलिस को एक कपड़ों की खरीदारी का ही एक बिल नज़र आया। मतलब ऐसा बिल जिसमें क्लोथिंग परचेज के डिटेल्स लिखे हुए थे, और वो बिल एमजी रोड के एक दुकान की ओर से वो बिल जारी किया गया था। यानी एमजी रोड के दुकान से प्रोबेबली इस मरने वाले शख्स ने, इस ब्रिटिश या फॉरेन नेशनल ने कपड़ों की खरीदारी की थी। अच्छा चलिए, चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि वो जो फॉरेन नेशनल है वो ब्रिटिश नेशनल है, और उसी की मौत की ये बात है। तो पुलिस को जब ये पता चल गया कि एमजी रोड से इन्होंने कपड़े खरीदे थे, तो पुलिस एमजी रोड के उस दुकान में पहुंची जहां का वो बिल था। और जब उस दुकान में पहुंची तो इस खरीदार का नाम पता उस दुकान में मौजूद था, और इस आदमी का नाम था जेम्स विलियम स्टुअर्ट। तो जेम्स विलियम स्टुअर्ट ने ही वो कपड़ों की खरीदारी की थी। और अब पुलिस के लिए ये बात क्लियर हो गई कि हत्या जिस शख्स की हुई है, जिस नौजवान की हुई है, उसका नाम जेम्स विलियम स्टुअर्ट है। और जेम्स विलियम स्टुअर्ट जो है वो भारत में या बेंगलुरु में कहाँ रहता था या कहाँ रुका हुआ था, इसके बारे में अब पुलिस ने जानकारी जुटाई। तो ये पता चला कि कॉटन पेट एक जगह है बेंगलुरु में, और वहाँ पर एक लॉज है, उसका नाम है सुधा लॉज। उस सुधा लॉज में ये ब्रिटिश आदमी जेम्स स्टुअर्ट रुका हुआ था। तो अब पुलिस को चूंकि इस मर्डर के मामले की जांच करनी थी, तो पुलिस की टीम सीधे पहुंची उसी सुधा लॉज में, और जेजे नगर जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन की टीम और जेजे नगर के इंस्पेक्टर मिस्टर बी अशोक कुमार, ये लोग उस सुधा लॉज में पहुंचे ये पता करने के लिए कि ब्रिटिश नेशनल कब आया था, किससे मिला, कहाँ गया। तो मर्डर के मामले को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो जब सुधा लॉज पहुंचे तो लॉज वालों ने पुलिस टीम को देखते ही बताया कि हाँ, इस कमरे में फॉरेन नेशनल, एक विदेशी आदमी और एक लड़की भी साथ में है, ये दोनों रुके हुए थे, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो पुलिस की टीम ने जब उस कमरे का डोरबेल बजाया, दरवाजे की घंटी बजाई, तो अंदर से
तकरीबन 27-28 साल की एक फॉरेन नेशनल ने, विदेशी लड़की ने ही दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद वो लड़की पुलिस वालों को देखकर बेतहाशा रोने लग गई और पुलिस को लगा कि शायद स्टुअर्ट के मर्डर के बारे में इसे पता है, इसका वो जानकार या पार्टनर है, क्योंकि तभी तो साथ होटल में रह रहे थे, मतलब लॉज में रह रहे थे। तो इसीलिए पुलिस अब उस महिला को, उस लड़की को थोड़ा चुप कराने की कोशिश करने लगी कि आप शांत हो जाइए, पानी पीजिए, बताइए क्या हुआ। लेकिन वो जो महिला थी, वो जो लड़की थी, वो ऐसी कहानी सुना रही थी जो पुलिस वालों के लिए नई थी। वो महिला रो रो कर अपने साथ हुई ज्यादती की कहानी पुलिस वालों को बताने लगी। उसने बताया कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है और मेरे साथ एक ऑटो वाले ने रेप किया है, ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मैं बहुत डिसहार्टन हूँ, मुझे देखिए चोट लगी है। इस तरह की बातें वो बताने लगी और रोने लगी। अब जो पुलिस की टीम वहाँ विलियम स्टुअर्ट के मर्डर के मामले की तफ्तीश करने पहुंची थी और उस लड़की को, जो कि उसका पार्टनर थी प्रॉबेबली, उसको जब ये बताने वाली थी कि आपके पार्टनर विलियम स्टुअर्ट की लाश हमें मिली है, लेकिन बताने से पहले जब पुलिस टीम को पता चला कि इस महिला के साथ रेप हुआ है, इस लड़की के साथ रेप हुआ है, तो पुलिस वाले खुद हक्के बक्के रह गए और पुलिस ने ये सेंस किया कि उस महिला को विलियम स्टुअर्ट के मर्डर के बारे में या मौत के बारे में जानकारी नहीं है। तो जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने आपस में ही बातचीत करके ये तय किया, इशारों ही इशारों में, कि वो फिलहाल विलियम स्टुअर्ट के मर्डर के बारे में इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये तो पहले ही सदमे में है। उसके साथ रेप जैसी जघन्य घटना हुई है, चोट लगी हुई है, मारपीट हुई है, और ऊपर से अगर उसको हम ये बता दें कि उसके पार्टनर की हत्या हो चुकी है तो फिर वो तो और ज़्यादा सदमे में चली जाएगी। ये सोचकर पुलिस वालों ने ये तय किया कि वो इस महिला को उसके पार्टनर की मौत के बारे में जानकारी नहीं देंगे, कम से कम अभी नहीं देंगे, ऐसा पुलिस वालों ने तय किया। और उसके बाद जब उससे और पूछताछ की तो उस महिला ने पूरी घटनाक्रम, पूरा वाकया इन लोगों को बताया और ये भी बताया कि वो विलियम स्टुअर्ट के साथ जो है भारत घूमने आई है, विलियम स्टुअर्ट उसका पार्टनर है और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ ये रेप की घटना हुई है और विलियम को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो पुलिस ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, आप लोग आखिरी बार कब मिले और कहाँ गए थे, आपके साथ रेप की ये घटना कब हुई, ये सब पुलिस ने उससे पूछना शुरू किया। इससे पहले पुलिस ने जब उससे और ज़्यादा बातचीत की तो बातचीत के दौरान ये पता चला कि विलियम स्टुअर्ट के साथ वो लड़की इंग्लैंड से भारत घूमने के लिए आई थी और सबसे पहले ये लोग दिल्ली और दिल्ली के बाद आगरा गए थे। आगरा में उन्होंने ताजमहल देखा, जिसका बड़ा आकर्षण जो है वो विदेशियों में है, और उसके बाद वो लोग बेंगलुरु गए। बेंगलुरु में और आसपास के इलाकों में हम्पी, बेलूर, हालेबीडू, ये सब जगह उनको साउथ इंडिया में एक्सप्लोर करना था, घूमना था, और इसी सिलसिले में वो इन दिनों बेंगलुरु में आकर रुके हुए थे और उसी सुधा लॉज में वो लोग रह रहे थे। ये सारी बातें उस लड़की ने पुलिस वालों को बताई और साथ ही ये भी बताया कि उसके साथ रेप की घटना हुई है और स्टुअर्ट कहाँ है उसे नहीं पता है। पुलिस ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने उससे पूछा कि आप और स्टुअर्ट जो है वो आखिरी बार आप लोग कहाँ गए थे साथ में और रेप की घटना कैसे हुई ये हमें बताइए। लेकिन वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी, डरी हुई थी और अपने घर से, अपने देश से इतनी दूर आने के बाद अगर किसी लड़की के साथ इस तरह की कोई घटना हो जाए तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी ये आप आसानी से समझ सकते हैं। अब वो लड़की आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, विश्वास नहीं कर पा रही थी। तो इनमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, बीबी अशोक कुमार, जो इस मामले की जाँच कर रहे थे और उन्होंने अपने सीनियर्स को इसके बारे में बताया, तो सीनियर्स ने बीबी अशोक कुमार को इस रेप केस के जांच की जिम्मेदारी दी और ये कहा कि जो मर्डर वाला मामला है विलियम स्टुअर्ट का, वो एक और पुलिस टीम जांच करेगी, उसको कोई और इंस्पेक्टर लीड करेगा। तो अशोक कुमार से ये कहा गया कि तुम इस रेप के मामले की ही जांच करो। अच्छा, रेप के मामले की जांच अब अशोक कुमार ने शुरू कर दी थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया वो लड़की बहुत ज़्यादा पुलिस वालों पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि वो डर रही थी कि पता नहीं किस पर भरोसा करूँ, किस पर यकीन करूँ, क्योंकि उसने किसी पर तो भरोसा ही किया था, उसी ने उस भरोसे का कत्ल किया और इस लड़की के साथ रेप किया। तो लड़की बहुत डरी हुई थी। तो बीबी अशोक कुमार ने एक कोशिश की, इसको मैं ट्रिक का नाम नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ट्रिक कई बार थोड़ा ट्रिकी वर्ड होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीबी अशोक कुमार ने एक ऐसी कोशिश की जो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन थी। मतलब अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर तफ्तीश करता है तो आमतौर पर ऐसा तफ्तीश नहीं करता है, लेकिन
कोई जब बहुत पैशनेट होकर और बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बहुत शिद्दत से किसी मामले की जांच करता है, तो वो शायद ऐसा करता है या कर सकता है। बीबी अशोक कुमार ने क्या किया, उस लड़की को जिसके साथ ये घटना हुई थी, ब्रिटिश लड़की थी वो, उसे अपने साथ अपने घर लेकर गए और अपनी बीवी बच्चों से मिलवाया। पत्नी से मिलवाया और बताया कि ये ब्रिटिश नेशनल है, भारत आई है, इनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, हम इसको घर लेकर आए हैं। तो फिर उन लोगों ने इस लड़की को ट्रीट किया प्रॉपरली, चाय पिलाई, बातचीत की और एक तरह से परिवार के साथ घुलने मिलने का मौका उस विदेशी लड़की को बीबी अशोक कुमार ने दिया। ऑब्वियसली ऐसा, मेरे ख्याल से ऐसा अगर आप कॉपी बुक तरीके से इन्वेस्टिगेट करें तो शायद कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता होगा, लेकिन जब कोई काम बहुत शिद्दत से कोई आदमी निभाता है तो वो ऐसा करता है और बीबी अशोक कुमार ने ऐसा किया। इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हुआ। पॉजिटिव रिजल्ट ये हुआ कि वो लड़की जो थी, ब्रिटिश लड़की, उसने अब इस इंस्पेक्टर पर भरोसा करना शुरू किया। उसको समझ में आ गया कि ये इंस्पेक्टर वाकई बहुत सिंसियर और अच्छा आदमी है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिलाता और मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं करवाता। अब उसने इस इंस्पेक्टर को, अशोक कुमार साहब को, एक एक बातें बताने की शुरुआत की। अशोक कुमार साहब ये बताते हैं कि ये वो दौर था 96-95 का। उस समय गूगल मैप जो है उसकी शुरुआत नहीं हुई थी। मतलब कम से कम हम इन्वेंट हो गया था या नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हमारे आपके पास और मोबाइल में वो सारी फैसिलिटीज़ उस समय नहीं थी। तो ऑब्वियस है जो ब्रिटिश नेशनल यहाँ आई थी उसके पास भी मोबाइल में गूगल मैप का इंतज़ाम नहीं था। तो उसने ये बताया कि वो आखिरी जो दिन था वो था 4 जनवरी का, जब उसकी स्टुअर्ट के साथ वो थी, 4 जनवरी 1996। और 4 जनवरी 1996 में रात को ये लोग डिनर करने के लिए उसी सुधा लॉज से निकलकर पास के एक रेस्टोरेंट में गए थे। और पास के रेस्टोरेंट में वो बैठकर अभी डिनर ऑर्डर ही कर रहे थे, तब तक जो इस लड़की का पार्टनर था स्टुअर्ट, उसके पेट में क्रैम्प्स शुरू हो गए, दर्द शुरू हो गया। अच्छा, फॉरेन से आने वाले बहुत सारे लोगों को ये परेशानी यहाँ भारत में होती है, क्योंकि वहाँ का हवा पानी और यहाँ के हवा पानी में काफ़ी फ़र्क है। तो एक इन्फेक्शन का ख़तरा जो है वो अक्सर फॉरेन नेशनल को बना हुआ रहता है। तो शायद स्टुअर्ट के साथ वही हुआ, कोई स्टमक इन्फेक्शन हुआ और उसे रेस्टोरेंट पहुँचने के बाद पेट में दर्द की शुरुआत हुई। तो स्टुअर्ट ने अपनी इस पार्टनर को या गर्लफ्रेंड को, जो भी कहें आप, ये जो लड़की थी, इसको ये कहा कि यू कैरी ऑन विथ योर डिनर, लेकिन मुझे चूँकि पेट में दर्द हो रहा है तो मैं लॉज वापस जा रहा हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहूँगा और मैं डिनर नहीं करूँगा। तो लड़की को ये बात समझ में आई, उसने कहा ठीक है तुम चले जाओ, मैं डिनर करके लौटती हूँ, लॉज में हम मिलते हैं। अब लड़की वहाँ बैठी, उसने डिनर किया, कंप्लीट किया और इसके बाद वो निकली और सुधा लॉज जो है वो पैदल ही जाने लगी, क्योंकि सुधा लॉज ज़्यादा दूर नहीं था। तो पैदल के लिए जब वो वॉक करने लगी, थोड़ी दूर जाने के बाद वो भटक गई। इसीलिए मैंने गूगल मैप का जिक्र किया था। गूगल मैप का वो दौर नहीं था, तो जब भटक गई तो वो थोड़ी परेशान हुई। उसने एक ऑटो रिक्शा वाले को हाथ दिया और उसे रुकने के लिए कहा। ऑटो रिक्शा वाले से बताया कि वो सुधा लॉज यहीं पास में है, वहाँ पर रहती है, मतलब रुकी हुई है, तो प्लीज़ उसे सुधा लॉज जो है वहाँ तक ड्रॉप कर दे। ऑटो रिक्शा वाले ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन वो जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था वो बदमाश था, वो दुष्ट था। उसने सुधा लॉज छोड़ने की जगह बेंगलुरु की अलग अलग गलियों और शहरों से होते हुए उसे वो दूसरी दिशा में लेकर जाने लगा। एक ऐसी दिशा में जितने दूर या जिस दिशा में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ दूर तक चलने के बाद इस लड़की ने सेंस किया कि ऑटो वाला उसे गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। फिर उसने ऑटो वाले को पीछे बैठे हुए ही टोकना शुरू कर दिया, पूछने लगी कि भाई कहाँ लेकर जा रहे हो, सुधा लॉज तो काफ़ी दूर है, मतलब जहाँ से हम चले थे उसके पास में ही है, तुम इतनी दूर कहाँ लेकर आ गए। तो ऑटो वाला रुक नहीं रहा था और लगातार उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ ऑटो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता जा रहा था। और वो आरआर नगर की तरफ, देखिए आपको मैं याद दिलाऊं, ये लोग जो रुके थे जिस लॉज में, वो कॉटन पेट का इलाका था, सुधा लॉज। लेकिन ये कॉटन पेट के इलाके से ऑटो में बैठी उसी सुधा लॉज में जाने के लिए, लेकिन ऑटो ड्राइवर उसको कॉटन पेट नहीं ले जाकर, सुधा लॉज नहीं ले जाकर, वो लेकर चला गया बेंगलुरु के ही आरआर नगर की तरफ। इस लड़की को तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि कौन सी तरफ लेकर जा रहा है। तो लड़की ने ऑटो वाले को रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन ऑटो वाला नॉन स्टॉप गाड़ी बढ़ाता जा रहा था। अब ऐसे में इसके पास सेफ्टी के लिए एक पेन नाइफ था।
यानी एक ऐसा चाकू जो पेन की तरह होता है और उसमें इनबिल्ट नुकीला हिस्सा होता है, चाकू होता है। तो उस लड़की ने वो पेन नाइफ निकाल लिया और उस ऑटो वाले के पीठ में 3 बार पूरी ताकत से उसने पेन नाइफ से वार किया। लेकिन वो ऑटो वाला इतना बड़ा जल्लाद या दरिंदा आदमी था कि पेन नाइफ से अटैक करने के बावजूद वो ऑटो वाला जो है इसकी बात नहीं मान रहा था। उसने ऑटो नहीं रुकी, बल्कि ऑटो उसने और तेज़ बढ़ानी शुरू कर दी। तब तक वो सुनसान जगह पर पहुंच चुका था। उसने गाड़ी कोने पर रोकी और इस लड़की को उसने ओवर पावर कर लिया, ऑटो वाले ने, और ओवर पावर करके उसको खींचकर और सुनसान जगह झाड़ियों की तरफ लेकर गया और लेकर जाने के बाद उसके साथ ज़्यादती की, उसके साथ रेप किया। और रेप करने के साथ ही उसे बहुत बुरी तरह से पीटा भी। पीटने के पीछे जो रीज़न है आप समझ सकते हैं। रेप करना तो खैर अपने आप में अमानवीय कृत्य है ही, लेकिन उस रेपिस्ट को इस बात का भी गुस्सा था कि इसने मेरे को चाकू मारा, मैं लहूलुहान हूँ, दर्द हो रहा होगा, तो उसने उसे पीटा भी लड़की को। और उसके बाद पीटने के बाद उसी इलाके में चामराजपेट एक जगह है बेंगलुरु में, उस इलाके में इस लड़की को डंप कर दिया, फेंक दिया। और फेंकने के बाद वो वहाँ से ऑटो लेकर भाग गया। कौन था ऑटो वाला, गाड़ी का नंबर क्या था, कुछ नहीं पता, कोई क्लू ही नहीं था उसके बारे में। तो चामराजपेट के इलाके में रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ये लड़की उस सुनसान जगह में खड़ी रही काफ़ी देर, और उसके बाद उस लड़की ने एक ट्रक को वहाँ से गुजरते हुए देखा। तकलीफ़ देखिए, विडंबना देखिए, ट्रक वाले को उसने इशारा किया लड़की ने, और इशारा करके ये मदद मांगी। ट्रक वाला ऑटो वाले की तरह नहीं था, ट्रक वाला एक अच्छा इंसान था। उसने वो गाड़ी रोकी, अपना ट्रक रोका और इस लड़की को लिफ्ट दिया। और लिफ्ट देने के बाद इस लड़की को वो जो है चामराजपेट का जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन के पास लेकर गया और पुलिस स्टेशन के पास उसने छोड़ दिया। लड़की ट्रक वाले के व्यवहार से संतुष्ट हुई और ट्रक वाला वहाँ से अपने मंजिल के लिए निकल गया और लड़की पहुँची चामराजपेट पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में 1-2 एम्प्लॉयज़ पुलिस वाले रात के वक्त में बैठे हुए थे, कोई बहुत सीनियर ऑफिसर वहाँ था नहीं। तो उन एम्प्लॉयज़ को जब बिल्कुल फॉरेन ब्रिटिश एक्सेंट में वो लड़की इंग्लिश में अपने साथ हुई ज़्यादती की कहानी एक्सप्लेन करने लगी, तो वो पुलिस वाले ठीक से समझ नहीं पाए। अब लड़की ने काफ़ी कोशिश की, जब पुलिस वाले समझ नहीं पाए तो लड़की ने इनको कहा कि ठीक है, कम से कम इतना कीजिए कि मुझे सुधा लॉज जहाँ मैं ठहरी हुई हूँ मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए, बाकी इन्वेस्टिगेशन और रेप इसके बारे में बाद में देखेंगे। पुलिस वालों को इतनी बात समझ में आ गई कि हाँ, ये सुधा लॉज में रह रही है और सुधा लॉज कॉटनपेट, इसको छोड़ना है। पुलिस वाले अच्छे थे, उन्होंने अपनी तरफ से इतना किया कि इस लड़की को सुधा लॉज में ये छोड़कर रात को चले गए। अब लड़की अपने कमरे में पड़ी रही, दर्द से कराहती रही, रेप उसके साथ हो चुका था, आत्मा छलनी हो चुकी थी, रो रही थी बेचारी कमरे में। और उधर जो स्टुअर्ट विलियम था, वो भी जो पार्टनर था, वो कमरे में वापस नहीं आया था क्योंकि उसकी तो हत्या हो चुकी थी। पुलिस वालों को जो शुरू में इस मामले की जांच कर रहे थे, शुरू में पुलिस वालों को ये लग रहा था कि शायद इसके पार्टनर की हत्या जिस आदमी ने या जिन लोगों ने की है, उन्हीं लोगों ने इस लड़की के साथ भी रेप किया है। लेकिन ये बात सही नहीं थी, दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग अलग थी। स्टुअर्ट जो है वो तो रेस्टोरेंट से निकलकर कहाँ गया, कैसे उसकी हत्या हुई, ये तो किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता। अभी उसके बारे में पता चलेगा, आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो लड़की है, इसके साथ अब तक जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बताया। तो ये लड़की होटल में ही अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तब तक स्टुअर्ट की लाश और उससे जानकारी जुटाकर पुलिस की टीम जब इसके पास पहुंची तो रेप वाली कहानी इसके साथ जो हुई थी वो पता चल गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने इस मामले की जांच के लिए 2 अलग अलग ऑफिसर्स को नियुक्त किया, टीमें बनाई। एक टीम मर्डर देख रही थी, एक टीम रेप का मामला देख रही थी। तो रेप का मामला इंस्पेक्टर अशोक कुमार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और अब उनको उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बारे में पता लगाना था। ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बारे में जितना वो पूछ सकते थे इस लड़की से उन्होंने पूछा। लड़की ने उसका हुलिया, बॉडी लैंग्वेज, डील डॉल सब कुछ बताया, ऑटो के बारे में भी बताया। लेकिन इतने बड़े शहर में सिर्फ हुलिया और डील डॉल बताने भर से, और वो भी एक फॉरेन नेशनल के बताने भर से, किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था, अनलेस एंड अनटिल कोई सीसीटीवी फुटेज या रजिस्ट्रेशन नंबर उस ऑटो रिक्शा का पता ना हो। तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं पता थी और ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ, अशोक कुमार को एक बात
एक क्लू पता चली जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में बड़ी मददगार साबित हुई। अशोक कुमार को ये पता चला कि वो जो ऑटो रिक्शा चालक था उसको इस विक्टिम गर्ल ने, इस लड़की ने उसके पीठ पर चाकू मारे थे। 3 बार पेन नाइफ से अटैक किया था। अब पेन नाइफ से अटैक किया था तो कहीं तो चोट लगी होगी, खून भी बहा होगा, वो जख्मी भी हुआ होगा। ये एक लीड या क्लू इस मामले में पुलिस के पास उस समय थी। पुलिस ने क्या किया, ये तय किया कि आरआर नगर का जो इलाका है, जहाँ जिस डायरेक्शन में ऑटो वाला इस लड़की को लेकर गया था, उस एरिया में वो जाकर जितने भी आसपास के हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम हैं, उन नर्सिंग होम में किसी ऐसे आदमी के बारे में पुलिस जानकारी जुटाएगी जिसको पीठ में चाकू लगा हुआ हो। अब आप सोचिए क्या इन्वेस्टिगेशन है, मतलब आपके दिल से इज्जत पैदा होगी और सैल्यूट करने का मन करेगा ऐसे पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले गए और एक एक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम खंगाल कर वो लोगों से, डॉक्टर से, नर्सेस से बात करने लगे और पूछने लगे कि क्या कोई आदमी 4 तारीख को, 4 जनवरी को आपके हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में आया था जिसके पीठ में चोट लगी हुई थी, कोई चाकू जैसी या कोई नुकीली चीज़ गड़ी हुई थी। तो बहुत पूछताछ करने पर एक नर्सिंग होम के बारे में पता चला। ये नर्सिंग होम आज़ाद नगर इलाके में है, बेंगलुरु में, और नर्सिंग होम का नाम है सौभाग्य नर्सिंग होम। सौभाग्य नर्सिंग होम में एक केरलाइट यानी मलयाली नर्स इनको मिली और उस नर्स ने ये बताया कि हाँ, उनके नर्सिंग होम में एक आदमी आया था जिसके पीठ में चाकू लगा हुआ था या कोई नुकीली चीज़ गड़ी हुई थी। उसने चाकू की बात तो नहीं बताई, लेकिन 2-3 जख्म थे और उसने उसको ट्रीट किया था, उसकी ड्रेसिंग की थी और उसको अटेंड किया था। अब पुलिस को एक उम्मीद की किरण नजर आई। पुलिस को समझ में आ गया कि अगर पीठ में ही नुकीली चीज़ गड़ी है और 2-3 बार गड़ी हुई है तो इसका मतलब ज़रूर ये वही ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जो यहाँ अपने जख्मों का इलाज कराने आया था। पुलिस ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बारे में कुछ और पूछताछ की हॉस्पिटल वालों से, नर्सिंग होम वाले से। नर्सिंग होम वाले को उस ऑटो रिक्शा वाले ने अपना एड्रेस नहीं बताया था, लेकिन अपना नाम ज़रूर बताया था और अपना एज भी बताया था। उस ऑटो रिक्शा वाले का नाम था कदीरेश और कदीरेश ने अपनी उम्र बताई थी 28 साल। अब पुलिस एक कदम और आगे बढ़ चुकी थी। उसे रेपिस्ट का नाम और एज पता चल चुका था, लेकिन रेपिस्ट कहाँ रहता है, उसका पता क्या है, पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब इसी कदीरेश ऑटो ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अलग अलग ऑफिसेज हैं बेंगलुरु में, पुलिस अब उन अथॉरिटीज़ के ऑफिस में जाकर ढूंढने लगी कि कदीरेश नाम का कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है या नहीं, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन हो ऑटो रिक्शा का और जिसका लाइसेंस हो। तो पुलिस जब आरटीओज में जाके ढूंढने लगी ऑफिसेज में, तो बेंगलुरु में राजाजी नगर के आरटीओ में पुलिस को उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि हाँ, कदीरेश नाम का एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जिसकी गाड़ी राजाजी नगर आरटीओ में रजिस्टर्ड है। तो जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने उस कदीरेश की तस्वीर आरटीओ के ऑफिस से निकलवाई और उसके घर का पता भी निकलवाया। अब पुलिस जो है धीरे धीरे, देखिए किस तरह से एक एक कड़ी जोड़कर इस मामले में आगे बढ़ रही थी। पुलिस को अब ऑटो रिक्शा ड्राइवर की तस्वीर पता चल गई और घर का पता भी पता चल गया। अब पुलिस को ये कंफर्म करना था कि ये वही कदीरेश है या नहीं जिस कदीरेश के पीठ में चाकू लगा था। पुलिस उस तस्वीर को लेकर पहुंची उसी नर्सिंग होम में उस नर्स के पास, मलयाली नर्स के पास जिसने उसको ट्रीट किया था। लेकिन कदीरेश की अकेले की तस्वीर पुलिस ने उसको डायरेक्टली नहीं दिखाई, बल्कि कदीरेश की तरह ही 3-4 और रैंडम लोगों के फोटोग्राफ किसी के भी एक साथ पुलिस ने रखे और वो 4 तस्वीरें पुलिस ने उस नर्स को दी और पुलिस ने नर्स से कहा कि इन चारों में से पहचान कर बताओ कि वो आदमी कौन है जिसका तुमने इलाज किया था, जिसको तुमने ट्रीट किया था। तस्वीर तो पुरानी है लेकिन पहचान कर बताओ। नर्स ने देखते ही कदीरेश की तस्वीर को पहचान लिया। 4 तस्वीरें थी बेशक, 3 को उसने अलग कर दिया और कहा कि ये आदमी था। मैं दावे से कह सकती हूँ यही था। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, अकेले इसकी तस्वीर दिखा सकते थे। कई बार होता क्या है कि जब एक तस्वीर या एक आदमी को किसी एक आदमी को दिखाया जाता है, जैसे नर्स को अगर कदीरेश की तस्वीर अकेले में दिखाते तो हो सकता है कि नर्स जो है वो प्रीजुडिस होता है, उसका माइंड, मतलब एक पूर्वाग्रह होता है और कई बार दबाव सा महसूस होता है और लगता है कि हाँ, उसकी भी मूछें थी, इसकी भी मूछें हैं, वो भी सांवला था, ये भी सांवला है, बाल घुंघराले थे, इसके भी बाल घुंघराले हैं, पुरानी तस्वीर है, शायद यही होगा। ऐसा नर्स या किसी भी आदमी को लग सकता है, अक्सर ऐसा होता भी है। इसीलिए
पुलिस डबल श्योर होने के लिए इस मामले में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, 4-5 तस्वीरें लेकर किसी आदमी के पास पहुंचती है। यहां भी बेंगलुरु पुलिस ने वही किया, और जब 4 ऑप्शन दिए, 4 में से सही ऑप्शन को कदीरेश की तस्वीर को देखकर उस नर्स ने पहचाना। अब ये बात कंफर्म हो गई कि ये वही कदीरेश है जिसने उस लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। जख्म वाली बात क्लियर हो गई, तस्वीर आरटीओ के यहां से मिल गई, नाम पता चल गया, एड्रेस पता चल गया। अब कदीरेश तक पुलिस को पहुंचना था। एड्रेस जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ये देखकर हैरान हुई कि वो कदीरेश जो है कहीं दूर दराज में नहीं, बल्कि बेंगलुरु में कंगेरी गेट पुलिस स्टेशन है, ठीक उस पुलिस स्टेशन के पीछे रहता है। देखिए विडंबना कि एक ऐसे आदमी को जिसे पुलिस ढूंढ रही है, वो आदमी जो है बिल्कुल पुलिस स्टेशन की दीवार के साथ ही एक घर है, वहां पर रहता है, और वो पुलिस स्टेशन है कंगेरी गेट पुलिस स्टेशन। अब अशोक कुमार और उसकी टीम ने इसके घर पर दबिश डाली और कदीरेश को उठा लिया। कदीरेश के पीठ में वो जख्म भी थे। ये इस बात का अपने आप में प्रमाण था कि कदीरेश ही जो है वो रेपिस्ट है, लेकिन सिर्फ रेपिस्ट है इस प्रमाण से तो काम चलेगा नहीं, और उस महिला के दावे से भी काम नहीं चलेगा, और भी सबूत चाहिए। स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो पूरी कड़ी जुड़े, तभी तो कोर्ट में चार्जशीट पुलिस दाखिल करेगी। तो इस आदमी का, इस आरोपी का कबूलनामा भी ज़रूरी था, जो अपनी ज़ुबान से ये कबूल करता कि हाँ मैंने रेप किया है। तो अभी पुलिस इस आदमी से कबूलनामा लेने की कोशिश कर ही रही थी, तब तक इस मामले की जांच लोकल पुलिस से लेकर सीओडी को दे दी गई। सीओडी क्या होता है? सीओडी होता है कॉर्प्स ऑफ डिटेक्टिव्स। बेंगलुरु में उस समय कॉर्प्स ऑफ डिटेक्टिव एक टीम थी। बेसिकली जैसे उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में है ना सीबीसीआईडी जिसे हम कहते हैं, उसी तरह का वहाँ कॉर्प्स ऑफ डिटेक्टिव की टीम है। तो लोकल पुलिस से लेकर अचानक उस मामले की जांच जो है कॉर्प्स ऑफ डिटेक्टिव को दे दी गई, और जो सीनियर ऑफिसर्स थे उसने अशोक कुमार से कहा कि अगर तुमने उस सस्पेक्टेड रेपिस्ट को पकड़ भी लिया है तो उसे लेकर आओ, और ये डिटेक्टिव टीम को अब जांच दे दी गई है, क्योंकि फॉरेन नेशनल के साथ रेप हुआ है, हाई प्रोफाइल मामला है, तो अब ये मामले की जांच यही करेंगे डिटेक्टिव वाले। तो इंस्पेक्टर साहब को बहुत झटका लगा, बुरा भी लगा। लाजमी है भाई, कोई इतनी मेहनत कर रहा है, हद से आगे जाकर तफ्तीश कर रहा है, और उससे आप लास्ट मोमेंट में जब वो कामयाब होने जा रहा है किसी मिशन में, आप उससे कहे कि लाओ भाई सारा फाइल इधर दे दो, केस इधर दे दो, तो उसको कितना बुरा लगेगा। उस इंस्पेक्टर को वो चीज़ बुरी लग रही थी, लेकिन वो ड्यूटी से बंधे हुए थे। उन्होंने सीओडी की टीम को इस आरोपी को उनके हवाले कर दिया। अब सीओडी की टीम जो है बड़ी नाजुक मिजाज टाइप की टीम होती है, और स्पेशली इसलिए नाजुक मिजाज होती है क्योंकि वो इस तरह के हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव चीज़ों को डील करते हैं। अब किसी भी अपराधी को, जो मान लीजिए शातिर आदमी हो, रेपिस्ट हो या हैबिचुअल ऑफेंडर हो, उसको जब आप पूछेंगे कि भाई साहब क्या आपने अपराध किया है, मुस्कुराते हुए, चाय पिलाते हुए, तो क्या वो मानेगा कि उसने अपराध किया है? नहीं मानेगा। तो पुलिस क्या करती है, थोड़ा इल ट्रीट करती है, डांटती फटकारती है, डराती है, और ठुकाई पिटाई भी करती है। लेकिन सीओडी की टीम को यह सख्त हिदायत थी कि वो किसी भी आरोपी के साथ मारपीट नहीं करेंगे। हाई प्रोफाइल मामला है, विदेशी लड़की के साथ रेप हुआ है। तो सीओडी की टीम ने क्या किया, कदीरेश को पूछती रही कि भाई साहब बताइए आपने रेप किया है क्या, आपने कोई बदमाशी की है क्या? वो इनकार करता रहा कि बिल्कुल नहीं किया है। तो कोई कबूलनामा उस रेपिस्ट का जो है वो सामने आया ही नहीं। अब पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को लगा कि यार ये मामला तो गड़बड़ हो गया, जांच हमने बदल कर गलत किया। फिर से पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इंस्पेक्टर अशोक कुमार से इस मामले में मदद मांगी और कहा कि भाई तुम ही ने मुलजिम पकड़ा था, अब इस मामले की जांच तुम ही आगे बढ़ाओ। सीओडी के पास भले जांच हो लेकिन तुम इनको पूरी मदद करो, तुम्हारे बगैर ये केस सॉल्व नहीं होगा। तो अशोक कुमार जो है, अब वो कदीरेश को फिर से उन्होंने अपने कब्जे में लिया सीओडी से वापस। अब अशोक कुमार को भी ये कहा गया कि भैया पीटना मत, इसलिए मत पीटना क्योंकि विदेशी लड़की के साथ रेप का मामला है, हाई प्रोफाइल केस है। तो अशोक कुमार भी फंस गए। उन्होंने सोचा कि भाई फिर उगलवाऊं कैसे। अब अशोक कुमार ने एक ट्रिक आजमाई, एक तरीका उन्होंने ढूंढा और अपने जो पुलिस के कुछ ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग ये किया कि उन्होंने कदीरेश को भरोसे में लेने का फैसला किया और कुछ एक पुलिस वालों को, कांस्टेबल्स को कदीरेश के साथ दोस्ती करने के लिए थोड़ा सा मौका दिया। तो पुलिस वालों ने उससे दोस्ती की कदीरेश के साथ, और दोस्ती करने के बाद पूछा कि पीते हो? तो कदीरेश ने कहा हाँ साहब पीता हूँ। तो बोला क्या पियोगे? बोला बियर पीऊँगा साहब। तो बियर के साथ इन लोगों ने ब्रांडी मिला दी, मतलब एक तरह से कॉकटेल बना दिया और 2 बोतल बियर उन्होंने कदीरेश को पिला दी, खुद भी बैठकर पीते रहे। थोड़ी ही देर में वो जो रेपिस्ट ऑटो रिक्शा ड्राइवर था
वो दारू पीकर इतना टल्ली हो गया कि वो पूरी तरह से खुल गया। और ये शराब पार्टी कहाँ हुई? थाने के अंदर। और पुलिस वालों ने की, इसलिए की क्योंकि पुलिस उससे सच उगलवाना चाहती थी। और वो इतना खुल गया कि वो पुलिस वालों के कंधे पर भी हाथ रखने लगा। पुलिस वालों को भी थोड़ी देर के लिए लगा कि यार इसका हौसला देखो, ये है बलात्कारी, इससे हम पूछताछ कर रहे हैं, शराब क्या पिला दी, ये हमें दोस्त समझने लगा है। तो कंधे पर हाथ भी रखी, और हाथ रखने के बाद उस रेपिस्ट ऑटो ड्राइवर ने, कदीरेश ने, पूरी कहानी उस रात की, कैसे उसने उस ब्रिटिश लड़की को अगवा किया, कैसे ब्रिटिश लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, उसके पीठ पर चाकू मारे, इसने कैसे रेप किया, कैसे उसे पीटा फेंका, ये सारी कहानी उसने इन पुलिस वालों को दोस्ती दोस्ती में बता दी। और पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थाने के कोने में कदीरेश के साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे, शराब पार्टी। अब कदीरेश ने ये बातें तो बता दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस वालों ने वहाँ वीडियो कैमरा लगा रखा है और सारी चीज़ें पुलिस रिकॉर्ड कर रही थी। तो एक एक चीज़ पुलिस ने उस पार्टी की रिकॉर्ड की, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया। इसके अलावा लड़की का जो बयान था वो था, नर्स ने जो बयान दिया था वो था, पीठ पे जख्म के जो निशान थे वो थे, आरटीओ वाले से जो गवाही मिली थी वो थी, ट्रक वाला जो इस लड़की को चामराजपेट थाने तक लेकर आया था वो था। ये सारी गवाही, ये सीसीटीवी तो नहीं लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग शराब पार्टी वाली, ये सारी चीज़ें मिलाकर पुलिस ने एक तगड़ी चार्जशीट इस मामले में बनाई इंस्पेक्टर अशोक कुमार की अगुवाई में, और चार्जशीट बनाकर उसे अदालत में पेश किया। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि 1998 में लोअर कोर्ट ने, अदालत ने, उस कदीरेश नाम के बलात्कारी ऑटो रिक्शा ड्राइवर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जिसने उस ब्रिटिश लड़की के साथ रेप किया था। तो ये थी पूरी कहानी इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन कहानी की शुरुआत हुई थी स्टुअर्ट के मर्डर से। उस मर्डर के बारे में ऑनेस्टली सेइंग फिलहाल मेरे पास जानकारी नहीं है इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उस केस के बारे में मैं पता करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उस मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी आप लोगों को पूरी बात बताऊं। लेकिन चूंकि मर्डर केस से ही इस केस की शुरुआत हुई थी, उस घटना को माइनस करके मैं आपको ये कहानी नहीं बता सकता था, तो इसलिए मैंने पूरी बात बताई। लेकिन किस तरह से पुलिस वालों ने बियॉन्ड देयर लिमिट आगे जाकर इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया और इतना सुंदर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया कि गुनहगार को 2 साल के अंदर आजीवन कारावास की सज़ा हो गई, उसके लिए बेंगलुरु पुलिस की टीम की और खासकर इंस्पेक्टर बी अशोक कुमार की तारीफ होनी चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी। आज चूंकि कहानी पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है, तो वो जो सवाल जवाब और कमेंट्स का सिलसिला होता है, आज उसको मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा। आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की कहानी पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल जब मैं हाजिर होऊंगा तो आपके सवाल जवाब और कमेंट्स, उन सारी चीज़ों के सिलसिले को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और मेरे साथ सीनियर कैमरा पर्सन हैं विनोद शिकारपुरी जी, उन्हें भी इजाज़त दीजिए। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।